Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एंड वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है उसका फोर्थ पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर टाइप कर लिया और एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप हमारी वेबसाइट क्यूटिक्स.in पे आइए, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और जूलॉजी के जो कोर्सेज है वो हमारी वेबसाइट क्यूटिक्स.in पे अवेलेबल है, पूरी की फुल कोर्सेज। ठीक है, तो पेपर वाइज वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपने क्या कहते हैं कोर्सेज लेनी है तो जाइए हमारी वेबसाइट क्यूटिक्स.in पे जाइए। और अगर आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करते हैं तो आपको जूलॉजी के जितने कोर्सेज हैं उन सभी के सभी कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एन अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ देयर कंजर्वेशन। मतलब क्या है कि हमें पहले डेफिनेशन बतानी है, टाइप्स बताने हैं एंड सिग्निफिकेंस बतानी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको बतानी है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है? ये क्वेश्चन है हमारा 2016 का है, हुमायूं यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिक बता दूंगा, आपने डिटेलिंग जितनी चाहते हैं आप उतनी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या है हमारा डेफिनेशन, या फिर मतलब क्या है इसको इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। तो व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेस? Natural resources are the product of natural resources are the product of nature. ठीक है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड विच कांट बी, उसे क्या कहते हैं, विच कांट बी डेवलप्ड बाय ह्यूमन। मतलब आर्टिफिशियल मेथड्स नहीं है इसके कोई जिससे हम उसको कहते हैं डेवलप कर सके उस चीज को। ठीक है, तो देयर इज नो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रीजनरेटिंग, ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज नो सच आर्टिफिशियल methods to obtain natural resources। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नेचर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नेचर जैसे कि क्या है हमारा, एक कॉमन सी सनलाइट होगी। प्रोडक्ट ऑफ नेचर की बात करें, मैं थोड़े से इधर गिना देता हूँ आपको। सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, है ना। तो उसके ये सब चीजें क्या है, ट्रीज हो गए, फूड, हम जो प्लांट क्रॉप वगैरह, ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। भले ही देखिए आप सोचेंगे अरे चलो क्रॉप तो क्या कहते हैं ह्यूमन का होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस होता है। नहीं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस होता होगा बट उसको आर्टिफिशियली आप नहीं ग्रो कर सकते उसको ऐसे अंदर ना। विदाउट द हेल्प ऑफ नेचर आप नहीं कर सकते ना। फूड का जो मेन सोर्स है वो नेचुरल सोर्स है फूड। ठीक है, अब उसको हम भले ही ग्रो करें लेकिन है तो वो रिसोर्स तो वो नेचर का ही है ना। तो इसलिए वो फूड भी क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल रिसोर्स में आ जाएगा। अब बात करेंगे क्या कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स के बारे में हमने, सॉरी, नेचुरल रिसोर्स के डेफिनेशन के बारे में आप समझ गए कि नेचुरल रिसोर्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। मतलब नेचर के जो प्रोडक्ट है, इधर इधर वो क्या कहते हैं वॉल्केनिक हीट होगा, इवन जो लावा होता है, मोटल लावा होता है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, एंड जो क्या कहते हैं हमारा वाटर है या फिर जो आइसबर्ग है वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहा जाएगी हमारी नेचुरल रिसोर्स में आ जाएगी क्योंकि ये नेचर के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये कुछ क्या कहते हैं जो हेल्पफुल भी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। मोस्टली दे आर हेल्पफुल बट देयर इज फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन और ह्यूमन सिविलाइजेशन, और आप ऐसे बोल सकते हैं लाइफ फॉर्म्स के लिए वो हार्मफुल होता है। ठीक, अब क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स को जब यूज करते हैं तो देयर आर टू काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए हमने क्या कहते हैं व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज कर दिया, समझ गए। अब क्या है कि डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानने से पहले बताएंगे नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है, हमारे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है, टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट व्हिच इज वी कॉल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब क्या है, these नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड। ओके, तो मतलब क्या है
कि जब हम कोई एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जिसका रेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्या कहते हैं ओरिजिनेशन, समझ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, रेट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब जिस रेट पे हम इसको यूज कर रहे हैं उसी रेट पे रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है, रिप्लेनिश्ड, या फिर क्या कहते हैं हम रेट ऑफ ओरिजिनेशन, रिप्लेनिश हो रहा है, जिस रेट पे यूटिलाइज हो रहा है उसी रेट पे क्या कहते हैं हमारा इक्वल रेट पे कहते हैं हमारा रिप्लेनिश हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जितना हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उतना ही वो वहां पे ओरिजिन हो रहा है, पैदा हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक है, रिप्लेनिश बोल रहे हैं, फिर हमें ऐसे बता देते हैं कि और रीजनरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा सुनने में ना, रेट ऑफ रीजनरेशन। तो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रीजनरेशन। तो ये क्या होगा हमारा कि हम बात करें रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जब, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं कि those resources which are utilized by human civilization, देखिए खाली ह्यूमन बीइंग नहीं, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, मतलब क्या है कि खाली मैं अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर पर्टिकुलर ह्यूमन की बात कर रहा हूं तो क्या है, खाली वो अपने ऊपर यूज नहीं करेगा, अपने कम्युनिटी को भी, सिविलाइजेशन मतलब क्या है कि अपनी पूरी कम्युनिटी, उसमें क्या कहते हैं कम्युनल इफेक्ट भी होगा, नेचुरल रिसोर्स का पूरा क्या है कम्युनल इफेक्ट भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन और अदर लाइफ फॉर्म, sorry, life form on earth, ठीक है। then those resources which are utilized by human civilization or other life form on earth, ठीक है, they can regenerate at a speed at, फिर समझ लीजिए इसको बोले they can regenerate to replenish the utilized part, ठीक है। तो हमने क्या है कि दे कैन रीजनरेट टू रिप्लेनिश द यूटिलाइज्ड पार्ट, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के थ्रू यूटिलाइज हो गया, मतलब जिसको यूज कर लिया गया, जिसको क्या कहते हैं कंज्यूम कर लिया गया, उसको रिप्लेनिश करने का रेट क्या है इनमें काफी हायर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, थोड़ा सा एक आध एग्जांपल की बात करूं तो वो कैसे हो गया हमारे, नॉर्मल ट्री हो गई, ठीक है, ट्री हमारे कैसे रिप्लेनिश हो जाती है। देन क्या है हमारा हम बात करेंगे, अगर क्या कहते हैं सॉइल की बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉइल हो गया। देन क्या है हमारा वाटर है, देन क्या है हमारा एयर है, सनलाइट है, ठीक है। तो दीज कुड बी इंक्लूडेड इन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब क्या है कि इनको हम जितना भी यूज कर लिए, ये अपने आप को क्या कहते हैं फिर से रिप्लेनिश कर लेता है, खुद को क्या कहते हैं फिर से इक्वल टर्म में ले आता है। बट नाउ जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, सेकेंड टाइप वो क्या है हमारा नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड। तो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, these resources of nature cannot be replenished, cannot be replenished by nature,
ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनके अगर हम एक बार यूटिलाइज कर लेते हैं, आफ्टर यूटिलाइजेशन इनको कहते हैं इनका रिप्लेनिशन, मतलब क्या है कि इनका रीजनरेशन नेचर में नहीं होता है। अब फिर ऐसा समझ लीजिए कि दे हैव लो, these have lower regeneration rate compared to यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है, मतलब जिस रेट से यूटिलाइज हो रहा है उस रेट से क्या होगा, इसका जो रीजनरेशन है वो लोअर होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम बात करें लोअर रीजनरेशन मतलब यहाँ पे क्या है, तो रेट ऑफ रीजनरेशन है, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे रेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज ग्रेटर देन रीजनरेशन। ठीक है, रेट ऑफ रीजनरेशन की बात करेंगे। ठीक, अब क्या है कि जब हम बात करेंगे रेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज फार फार ग्रेटर देन रीजनरेशन, रेट ऑफ रीजनरेशन। अब इनमें इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल होता है जैसे कि हमारे पास क्या होता है हमारा कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, है ना। तो हमारे कोल हो गया, पेट्रोलियम गैसेस हो गया, पेट्रोलियम ऑयल्स हो गए, नेचुरल ऑयल्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गए हमारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो हमने क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स, हम यहाँ पे समझ गए। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि अब इन्होंने कहा कि व्हाट गिव एन अकाउंट ऑन डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स। अब डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होते हैं, देखिए टाइप्स नहीं पूछा है, नेचुरल रिसोर्स के नेचुरल रिसोर्स जो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल वो क्या होता है। तो सबसे पहला जो अगर मैं नेचुरल रिसोर्स की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस किस काम के लिए आता है, जैसे कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वुड, वुड का यूज, वुड चाहिए होता है हमको, ठीक है ना। अब वुड वो किस काम के आता है कि कभी कभी आपको कहते हैं किचन के लिए, आपको कहते हैं खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं उसको घर में क्या कहते हैं गर्मी बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। तो देयर आर सेवरल यूज ऑफ वुड्स, बट जो रिसोर्स है जिसका जो होता है मेन रिसोर्स है वो क्या है, इसका फॉरेस्ट रिसोर्स है। देन क्या कहते हैं आप हमारे यहाँ पे देख लीजिए, कहते हैं फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम फूड रिसोर्स के रूप में भी कभी कभी कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे आपको कहते हैं हंटिंग ग्राउंड होता है वो एक तरीके से। ऐसे जैसे क्या कहते हैं एंशिएंट टाइम में हमारे पास क्या कहते हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज थी, तो ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करते थे वो फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्स मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे ना वो। तो वो उस टाइम पे क्या कहते हैं जो उनका फूड है, कपड़ा है, इवन शेल्टर है, सब सारी चीजें कहते हैं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे लग दिया वुड लिख दिया हमने, यहाँ पे कहते हैं फूड हो गया, यहाँ पे हो गया शेल्टर। ठीक है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा यहाँ पे फूड तो समझ गए, शेल्टर भी समझ गए, एंड इवन उनका क्या कहते हैं जो घूमने या फिर क्या कहते हैं रहने खाने की जगह भी जो होती थी, यानी कि शेल्टर मतलब क्या है उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अगर उसके अलावा वो वहां पे रहते थे तो क्या आते हैं यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के ग्रोथ के लिए भी वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं आपको मिलेंगे इंडिया के, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश एरिया है वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ पे क्या कहते हैं लोग अभी भी फॉरेस्ट रिसोर्स पे फुली डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जबकि आज की डेट में हम कितनी तरक्की कर चुके हैं, बट उसके बाद भी आज की डेट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, पुराने एंशिएंट ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो सारे के सारे डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। ना कि जैसे कि हम डिपेंडेंट रहते हैं एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी पे, नहीं, वो उसके लिए नहीं। वो फूड शेल्टर, ट्राइबल फूड शेल्टर के लिए, फूड शेल्टर जो भी चीजें हैं उनकी नीड है, जो भी टेम्पररी नीड है ना, वो सारी की सारी जो करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। इवन तो उनके कहते हैं, मेरा ये वाला नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, क्लॉथिंग। ठीक है, इवन क्लॉथिंग के लिए भी फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है, ये हो गया क्या कहते हैं हम बात करें एंशिएंट। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं जो क्या कहते हैं अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है, अर्बन एरिया में रहते हैं मतलब क्या है कि जो कहते हैं टाउनशिप में भी रहते हैं, जो थोड़े से एडवांस्ड एनवायरनमेंट पे रहते हैं,
वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, बट दे कांट सर्वाइव विदाउट अ फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि आप बिना जंगल के आप जीवित नहीं रह सकते, भले ही आप कहीं पे भी रह रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा है नेचुरल रिसोर्स होता है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेकंड है हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या है, एनर्जी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। ठीक है, देखिए एनर्जी रिसोर्सेज में क्या आता है, सबसे पहले जो मेजर एनर्जी का जो सोर्स है, अगर हम बात करें, वैसे तो देखा जाए तो कि हमारे लिए एनर्जी क्या होता है, फूड होता है। फूड हमारे से कहाँ से मिलता है, क्रॉप्स होता है, इवन इवन कहते हैं, अगर हम कार्निवोरस फीडिंग की बात करें तो क्या कहते हैं, इवन एनिमल्स जो है उन सबसे हम एनर्जी रिसोर्स करते हैं, एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं। बट जो मेजर जो क्या कहते हैं मेन एनर्जी का सोर्स है, वो क्या हो, हमारा सन, सनलाइट। ठीक है, तो ये कहते हैं मेजर जो एनर्जी रिसोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा सनलाइट होता है। अब सनलाइट क्या कहते हैं, जब हम बात कर रहे हैं सनलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सनलाइट का यूटिलाइजेशन किसमें करते हैं, कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड देन इसके आगे जो क्या कहते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा एनर्जी का फ्लो सिस्टम है, हमने इससे पहले भी डिस्कस करा था, वो चालू हो जाता है। तो जो एनर्जी रिसोर्स है वो सारे के सारे क्या कहते हैं, हमारे एनर्जी सॉरी सनलाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सोर्स क्या होगा हमारा, एनर्जी सोर्स के बाद हमारे पास हुआ क्या कहते हैं, जब हमारे पास हमारा क्या है, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस। देखिए वाटर रिसोर्स मतलब क्या है, हमारे पास लेक्स है, रिवर्स है, देन क्या कहते हैं नाइग्रा फॉल है। जब हम वाटर रिसोर्स की बात करें तो नाइग्रा फॉल्स है, ओशन है। ठीक है, ओशन है, इवन जो क्या कहते हैं हमारे पास आइसलैंड्स है ना, जैसे कि आइसबर्ग्स वगैरह है, वो सारी चीज, सारी की सारी चीजें क्या आ गई हमारी वाटर रिसोर्स में आ गई। अगर आपको कोई साउंड साइड से सुनाई दे रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा साइड में काम चल रहा है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं वाटर रिसोर्स क्या है कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशंस हो गए। ठीक है, इवन क्या कहते हैं, अब देखिए वाटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, वाटर रिसोर्स इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये याद है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स। बट इसमें एक्सेप्शनल चीज बोले या फिर एक इसमें थोड़ा सा एक चेंज ये है कि देखिए, हम जो वाटर बॉडी है पूरे अर्थ पे, वो क्या है हमारा अराउंड, हम मानते हैं कि 70-75% होती है वाटर यहाँ पे पूरे, सॉरी है, वाटर है हमारे अर्थ पे। ठीक है, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। बट उसमें हमारा पूरा का पूरा हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, ना ही हम ओशन वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं पूरी जगह। हाँ, हम क्या कहते हैं रिवर वाटर को यूज कर सकते हैं, फ्यू रिवर वाटर से जिनको हम क्या कहते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं, लेक्स के वाटर है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारा पेयजल है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो हमारे पास कम होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस का कंजर्वेशन करते हैं। ये जो, ठीक है, ये वाला बताऊंगा मैं आगे, बट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि ये रिन्यूएबल है, इट डजंट मीन कि आप इसको वेस्ट करें। ठीक है, अब फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, एनर्जी रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, लैंड रिसोर्स। ठीक है, लैंड रिसोर्स मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी क्रॉप लैंड है, यही तो होगा हमारा मेजर, क्रॉप लैंड हो गया, कोई भी जगह आप क्या कहते हैं, हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक ह्यूमन होने के साथ बीइंग अ ह्यूमन, हम क्या कहते हैं, हम विदाउट लैंड हमारा सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल है ना। तो है, तो जो लैंड रिसोर्सेज है, तो जो मेजरली क्रॉप लैंड यानी कि जो फूड के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो इन सारी चीजों को हम एक अलग से फूड रिसोर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट फूड रिसोर्स में इंक्लूड करने से क्या होगा, ये सारी चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन देखिए फॉरेस्ट रिसोर्स में भी फूड्स होते हैं, फूड की बात कर रहे होते हैं, एनर्जी रिसोर्स में भी हम सनलाइट प्रोड्यूसर, वो भी फूड, अल्टीमेटली फूड, वाटर रिसोर्स भी क्या कहते हैं हमारे फूड का ही काम करता है ये भी। ठीक है, लैंड रिसोर्स में क्या कहते हैं, लैंड का तो काम ही होता है फूड के लिए, सॉरी देखो क्रॉप लैंड होता है, क्रॉप्स का काम होता है फूड के लिए। तो जब हम बात करेंगे किसी भी रिसोर्स का बात करते हैं, तो अल्टीमेटली वो हम क्या, हमें किस लिए होता है कि हमारा सर्वाइवल के लिए, और हमारा सर्वाइवल फूड मतलब एनर्जी से ही हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, फूड रिसोर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो मेजर 4 नेचुरल रिसोर्सेज है, एक और है, ठीक है, वो क्या हमारे पास, मिनरल
रिसोर्स। अब देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स में देखिए मैं थोड़ा बहुत कम लिख रहा हूँ और थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, ताकि क्या कहते हैं टाइम कंजम्पशन कम हो एंड समझने में इजी हो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज जाइए हमारी वेबसाइट qtix.in पे, वहाँ पे आप हमारे क्या कहते हैं क्लासेज अटेंड करिए, क्लासेज ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं सारी की सारी डिटेल्ड जानकारी आपको मिल जाएगी हर चीज के बारे में। ओके, तो कहते हैं अब सेकंड आ गया हमारा मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्स क्या है? सिंपल, मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स है एनवायरनमेंट में, क्या कहते हैं नेचर में जितने भी मिनरल्स है, इवन कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, कार्बनिक बोले या फिर इनऑर्गेनिक बोले, कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक बोले या फिर इनऑर्गेनिक बोले, और सारे के सारे क्या कहते हैं चीजें क्या है हमारे मिनरल रिसोर्स के है। और मिनरल रिसोर्सेज क्या कहते हैं पूरी की पूरी तरह से हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गया हमारे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बोल ले या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे मिनरल जो है वो क्या हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्स में आ गए। ठीक है, अब देखिए हम इसकी बात करें, इसमें कंजर्वेशन की बात करें। ठीक है, कंजर्वेशन की बात है। कंजर्वेशन मतलब क्या है कि नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से ऐसे यूटिलाइज करा जाए, ऐसे यूज किया जाए ताकि इसको काफी टाइम तक इसको सस्टेन कर सके, काफी टाइम तक सस्टेन हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज होता है, अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन के लिए जो मेथड यूटिलाइज किया, तो सबसे पहला मेथड होता है क्या कहते हैं, तो इसका मीन्स होता है इसको यूज करने का। सबसे पहले जो इसको यूज इसलिए करते हैं ताकि क्या कहते हैं ये ताकि दे कैन फ्लॉरिश द फ्यूचर, फ्यूचर नीड बोल लेते हैं, मतलब जो फ्यूचर नीड है उसको फ्लॉरिश कर सके, इसलिए हम नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि वाटर का वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर वो लिमिटेड है, बट वाटर बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, बट जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत कम है, इसलिए हम वाटर का वेस्टेज नहीं करते हैं। वो रिन्यूएबल है, बट क्या कहते हैं आपने वेस्टेज जितनी करेंगे आप उसको उतने क्या कहते हैं आपको भुगतना पड़ेगा आपके फ्यूचर जनरेशन को। ठीक है, तो ये कहते हैं फ्लॉरिश द फ्यूचर नीड। देन क्या है हमारे पास, अब इसको कंजर्वेशन कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अगर कुछ एक आध मेथड की बात करें तो क्या कहते हैं हम थोड़ा सा प्लांटेशन कर लेते हैं। प्लांटेशन, प्लांटेशन फिर ऐसे बोल सकते हैं प्लांटिंग ट्री। तो ट्री प्लांटिंग से क्या होता है हमारा नेचर का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है सर्वाइव हो जाता है। फिर इसमें और चीज क्या आती है, हम यहाँ पे कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, बायोगैस फॉर होम। ठीक है, जो होता है हाउसेस के लिए, जो कहते हैं बायोगैस के, जो कि हम आज के डेट में एलपीजी गैस के यूज करते हैं उसकी जगह पे हम बायोगैस के यूज करें। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास बायोफ्यूल्स इंस्टेड ऑफ ऑयल, जो नेचुरल ऑयल है उसकी जगह पे क्या करेंगे हम बायोफ्यूल्स का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारे, इवन जो क्या कहते हैं हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, तो क्या कहते हैं हम सोलर एनर्जी, और क्या कहते हैं हम एयर विंड एनर्जी डिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे डिपेंडेंट रह जाते हैं, ना कि हम वो चारकोल वगैरह पे डिपेंडेंट रहे। तो इसीलिए ये सारी चीजें, ये सारे मेथड्स क्या होंगे हमारे, इन सारे मेथड से क्या होगा हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको क्या कहते हैं हम कंजर्व कर पाएंगे, उसको फर्दर उसको सस्टेन कर पाएंगे। कुछ ऐसे मेथड्स भी सीख करते हैं जिससे कहते हैं उसको सस्टेनेबल मेथड्स होते हैं। सस्टेनेबल मेथड मतलब क्या है कि जितना कम से कम यूटिलाइज हो, वेस्टेज बहुत कम हो। ठीक है, मतलब जो वेस्टेज है वो सबसे कम हो। तो मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फॉर अदर, जो इसके अलावा जितने भी सारे हम नेचुरल रिसोर्स क्या कहते हैं सस्टेनेबल मेथड्स। ठीक है, सस्टेनेबल मेथड मतलब क्या है कि इसका वेस्टेज कम हो, कम वेस्टेज एंड ज्यादा उसका कहते हैं यूज हो, उसका यूटिलाइज ज्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, अगर आपने कभी इससे पहले पढ़ा होगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब चीजें सुनी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो होते हैं क्या हमारे बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है, अगर मैं सिंपल से टर्म में बताऊं तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन बोल लेते हैं, इट इज अ स्टडी बोल लेते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ
बायोलॉजिकल देखो बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल एंड केमिकल साइक्लिंग ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो क्या है, इट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एंड केमिकल साइक्लिंग ऑफ मैटर्स। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, कोई यूटिलाइजेशन होता है किसी चीज का, वो पूरे के पूरे फूड चेन में घूम के वापस अपनी जगह पे फिर से आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एंड केमिकल साइक्लिंग ऑफ मैटर्स। इट प्रोवाइड्स enough enough time to replenish the environmental need of मैटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल नीड ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। देखिए सारी की सारी जो साइकिलिंग होती है, वैसे तो देखिए बायोलॉजिकल चीजों को भी साइकिलिंग होती है, एनर्जी की भी साइकिलिंग होती है, बट जब हम जियोकेमिकल साइकिलिंग की बात कर रहे थे तब वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें। जैसे कि हमारा कार्बन साइकिल हो गया, वो भी इनऑर्गेनिक मैटर हो गया। जो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, उसके बाद क्या है हमारा फॉस्फोरस साइकिल हो गया। तो सारी की सारी चीजें क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक मैटर के एनवायरमेंटल नीड को रिप्लेनिश करने के लिए जो साइकिलिंग यूज की जाती है, वो क्या होता है, हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है। इसमें स्टडी करते हैं हम उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, इन सारी की चीजों को कहते हैं हम इसमें रीड करते हैं। देखो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, इसमें जो बायोलॉजिकल कहते हैं कि अगर कोई इसमें बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर वो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो क्या होगा हमारा, जो इसके साथ जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग फॉर्म्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग लाइफ फॉर्म्स हैं, वो एसोसिएटेड है, उनकी स्टडी करते हैं। जियोलॉजिकल स्टडी में क्या करते हैं हम, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या करते हैं हम, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में करते हैं उसका जो उस टाइम का एनवायरनमेंट है, प्रेशर है, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स है उसको अफेक्ट करने के लिए ना, जियोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो सारे के सारे क्या करते हैं हम इसमें स्टडी करते हैं, उसमें इसको कंसीडर करते हैं। इस जियोलॉजिकल मतलब क्या है कि जो सपोज कभी क्या कहते हैं, टेम्परेचर हो गया, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसके बाद कहते हैं यहाँ पे कभी ये सॉइल में हो रहा है, कहीं वो वापस एटमोस्फेयर में चला रहा है। तो ये जब जियोलॉजिकल चेंज होता है, इस चीज को कहते हैं हम जियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, समझ गए आप, ये आप समझ गए, सॉरी। अब हमारे पास क्या है, केमिकल एस्पेक्ट में क्या होता है हमारे, देखिए केमिकल एस्पेक्ट में क्या होता है कि जितने भी हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं वहां पे है, वो यूटिलाइज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या हो रहा है कि वो किसी टाइप का कोई एंजाइम, किसी टाइप का कोई केमिकल सीक्रेट कर रहा है, जो कि क्या कहते हैं फर्दर रिएक्शंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इवन आपने क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन देखी होगी, तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइकिल पढ़ा होगा, तो उसमें जब कहते हैं अमोनियम बनते हैं, तो उन सबके बीच में कहते हैं हमारे पास एक बैक्टीरियंस होते हैं, जो कि कहते हैं एंजाइम सीक्रेट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं वो, तभी जाके वो कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जो केमिकल एस्पेक्ट है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। एंड जियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या करता है, बायोलॉजिकल जो क्या कहते हैं हमारे पास एस्पेक्ट है, उनको क्या कहते हैं रहने के लिए, या फिर क्या कहते हैं उनके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है कि इट इज अ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल साइकिलिंग ऑफ मैटर्स। इट प्रोवाइड्स इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द एनवायरमेंटल नीड ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर्स। एंड इसमें क्या होता है, तीन एस्पेक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड केमिकल एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं बायोजियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि हम जब बात करेंगे यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, देखिए रोल डू प्ले मतलब क्या है कि हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस इन इकोसिस्टम, सिग्निफिकेंस इन इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में इसका रोल क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे,
स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट है उनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे होते हैं, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट है सपोजिटली हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है उन सबका क्या होता है, ये साइकिलिंग होती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। उन सभी के सभी न्यूट्रिएंट का क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, ठीक है। बट देयर आर ओनली फ्यू विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं, हम उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, ठीक है। तो इनको ज्यादा हम क्या कहते हैं, वो वेटेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का जो स्टेबिलिटी है वो करता है। फिर क्या करता है ये, सॉरी, मेंटेन्स, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ each inorganic, maintains the balance of each inorganic matter at different forms, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब इनऑर्गेनिक मैटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से गुजर रहे होते हैं, उन सभी में क्या कहते हैं, जो बैलेंसिंग का काम कर रहा होता है। देखिए एनवायरनमेंट में हर चीज एक अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, तो उन सबको बैलेंस करना, ठीक है। मतलब बैलेंस करना मतलब क्या है कि उनका कोई एक्सेस ना हो जाए, कोई एकदम थ्रेशोल्ड लेवल से कम ना हो जाए, जो तो उस चीज को मेंटेन, उस चीज को बैलेंस करने का काम कौन करता है, हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल कर रहा होता है। अब क्या है कि इसको बैलेंस कर दिया है इन्होंने, जैसे कि अब क्या करेंगे, ये क्या करता है, लिंक्स लिविंग फॉर्म्स इन, क्या करता है, जो इकोसिस्टम में लिविंग फॉर्म्स है, लाइफ फॉर्म्स है, उन सबको क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक करता है। जिससे क्या करते हैं, जो एनर्जी का फ्लो बना रहता है, ठीक है, वो चीज क्या कहते हैं, प्रॉपर साइमल्टेनियसली चलती रहती है। अगर हम बात करें एनर्जी के फ्लो की, तो अगर वो एनर्जी फ्लो मेंटेन है, तो क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम होगा वो बैलेंस्ड होगा। एंड जो प्रॉपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, फिर इकोसिस्टम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी नीड ही नहीं होगी कहीं पे। वो डिसबैलेंस नहीं होगा तो फूड चेन खराब नहीं होगा, फूड चेन खराब नहीं होगा तो कहते हैं जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स है वो सारे के सारे क्या कहते हैं, सस्टेन कर जाएंगे, क्या कहते हैं, वो सर्वाइव करते रहेंगे। जैसे ही बायोजियोकेमिकल साइकिल में गड़बड़ होगी, एनर्जी फ्लो में दिक्कत आ जाएगी, एनर्जी फ्लो में दिक्कत आ जाएगा, तो इकोसिस्टम का जो कहते हैं ट्रॉफिक लेवल से वो कुछ कुछ क्या कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं वैनिश हो लेंगे, चेंजेस होने लगेंगे। जैसे ही वो चेंजेस होने लगेंगे तो कहते हैं जो प्रॉपर इकोसिस्टम था हमारा, उसमें क्या होता है, अब डिफेक्ट हो जाएगा, फिर उस पर कहते हैं बड़ा सा अफेक्ट हुआ उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के रोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम बायोजियोकेमिकल्स के, इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल ये होता है, कहते हैं दे रिप्लेनिश। देखिए यहाँ पे मैंने बताया उसको, बट इसको लिखना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बहुत बड़े इसका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे रिप्लेनिशेस, सॉरी, रिप्लेनिशेस, ये तो मैंने गलत लिख दिया, दे रिप्लेनिश, replenishes energy at at each trophic level throughout the साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इकोसिस्टम इसका सिग्निफिकेंस हो गया। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डिटेल आपको अगर पढ़ना है बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, फिर इसमें आए हुए किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपने क्या कहते हैं हमारी वेबसाइट के पे जानी है। वहाँ पे आपको कहते हैं इसके रिलेटेड लेक्चर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो क्या कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उसका क्या कहते हैं जो शॉर्ट टाइप डिस्कशन है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, वो सारी की सारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिर क्या कहते हैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया? सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, हमारे कंजर्वेशन एरियाज, तो क्या कहते हैं हमारे कंजर्वेशन
एरिया। ठीक है, अब कंजर्वेशन एरिया में हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम क्या कहते हैं किसी एरिया को, ये क्या होता है एक क्लियरली डिफाइन जियोग्राफिकल एरिया which is protected, which is maintained by legal मीन्स। मैंने क्या कह रहा है कि जो कंजर्वेशन एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया उसको कहते हैं हम कंजर्वेशन एरिया करते हैं। अब क्या है जो क्लियर ये कैसा होता है, ये क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है जो कि मेंटेन होता है लीगल मीन्स से, इसमें लीगैलिटी आती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं लीगली मेंटेन रहता है। एंड इसका कहते हैं इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ fauna, faunal and floral species। अब कुछ बोल सकते हैं faunal and floral species में। ठीक है, हर एक प्रोटेक्टेड एरिया में अलग अलग चीजों का प्रोटेक्शन किया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो सारे के सारे कहते हैं faunal and floral species क्या कहते हैं हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट किनको कर रहे होते हैं, जो कि खत्म हो, जिनको जिन पे कहते हैं खतरा होता है, जिनको जिनको क्या कहते हैं एनवायरमेंट में क्या कहते हैं उनको हार्म है, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हर किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। ओके, अब ये क्या कहते हैं हमने आपने थोड़ा यहाँ पे क्या प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में हमें समझ लिया। अब देखिए प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, नेशनल पार्क। ओके, नेशनल पार्क क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास नेशनल पार्क होता है। अगर मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास नेशनल पार्क होता है। देखिए नेशनल पार्क क्या होता है, दीज आर यूज्ड, ठीक है, तो यहाँ आते हैं, these are used to protect endangered species as well as correlated species with them। ठीक है, by completely separating them from other एनवायरमेंट। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज एज वेल एज कोरिलेटेड स्पीसीज। मतलब क्या है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखते रहते हैं, लेकिन जो उससे रिलेटेड स्पीसीज है वहां पे भी उनको रखा रहता है ताकि क्या कहते हैं उनको वैसा एक प्रॉपर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कर सके हम। ठीक है, एंड दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड, मतलब है उनको उनका कहते हैं अदर किसी चीज के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं हो रहा होता है। उनका जो एक नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क कैसा होता है कि भले वो बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो, बट क्या कहते हैं एनिमल तो उसके अंदर फ्रीली रहते हैं, बट जो उसके सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग में क्या कहते हैं चारों तरफ से वो क्या होते हैं कॉम्पैक्ट एरिया होते हैं, क्या कहते हैं क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। ठीक है, तो क्या होता है वो नेशनल पार्क होता है वो चीज। अब इसका जो मेजर इसमें क्या कहते हैं डिफरेंस होता है, सॉरी इसका जो मेजर मेन चीज क्या होता है कि ये क्या होता है, देयर इज नो ह्यूमन राइट्स। नो ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि देखो स्टेट पहले तो पहली बात तो है कि ये जिन्होंने बनाया उनका है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी ह्यूमन राइट नहीं होगा, मतलब क्या है कि कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर पाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो क्या होता है एक टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, इनको ये यूज किस लिए कर जाते हैं, ये यूज कर जाते हैं क्या कहते हैं जो इंडिजिनस स्पीसीज है एज वेल एज क्वालिटीज पे उनको कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कहते हैं सस्टेन करने के लिए फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेशन क्या कहते हैं आप इलीगल मानेंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क ये होता है। नेशनल पार्क के बाद क्या आता है हमारे पास सेंचुरी। देखिए फर्स्ट आ गया हमारा नेशनल पार्क, सेकंड आ गया हमारा सेंचुरी।
ठीक है। सेंचुरी क्या होता है, सेम एकदम सेम होता है, नेशनल पार्क के जैसा ही होते हैं, बट इसमें क्या आते हैं फ्यू ह्यूमन, सॉरी फ्यू ह्यूमन लिख के हम ऐसे लिखते हैं, ह्यूमन राइट्स अवेलेबल। ठीक है, अरे अवेलेबल लिख दिया मैंने इसको, ये होना चाहिए अवेलेबल। तो ह्यूमन राइट क्या होता है इसमें, अवेलेबल। अब ह्यूमन राइट अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि ये होता तो सेंचुरी जैसा ही है, मतलब दे प्रोटेक्ट, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटेक्ट्स फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमन इसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। अब सेंचुरी क्या होता है कि इसमें जैसे कि वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में आप सुना होगा, नेशनल बर्ड सेंचुरीज के बारे में क्या होता है, तो इसके अंदर जो इसका इकोसिस्टम है, इसका फिर इसका जो एनवायरनमेंट है, या फिर जो प्रॉपर एक इसके अंदर का फूड चेन है, टॉपिक लेवल है, वो सारी की सारी इसके अंदर जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। ऐसे नेशनल पार्क क्या होता है, टोटली सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड होता है, ठीक है। बट सेंचुरी क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड तो होता है, उसमें प्रोटेक्शन तो होती है, बट क्या होता है उसमें ह्यूमन राइट्स है, मतलब ह्यूमन भी उसके अंदर जा सकते हैं, उसके कहते हैं इंटरफेरेशन नहीं होती है टू द लाइफ फॉर्म जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट उसके अलावा ह्यूमन उसके अंदर क्या कहते हैं, अपने आप को कहते हैं वहां पे एंट्री करा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, वहां पे अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो सेंचुरी और नेशनल पार्क में इतना ही डिफरेंस होता है कि सेंचुरी में ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होते हैं, सेंचुरी में मतलब क्या है, ह्यूमन जा सकते हैं विदाउट यानी क्या कहते हैं इलीगलिटी। बट अगर नेशनल पार्क की बात करें तो क्या कहते हैं वहां पे ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, मतलब कोई ह्यूमन वहां पे क्या कहते हैं इंटरफेयर नहीं कर सकता अदर देन दी जो अथॉरिटीज होती है उसके अलावा, ठीक है। तो क्या होता है ये प्रोटेक्ट करता है फौना एंड फ्लोरा की बात करें, सिंपल सी बात है, फौना एंड फ्लोरा का ही प्रोटेक्शन हो रहा होगा इसमें भी, सेंचुरी में भी, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं किस टाइप का होता है, जैसे कि वर्ल्ड सेंचुरी वगैरह का मैंने आपको ये बता दिया एक बार, ठीक है। अब सेंचुरी के बाद क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, कम्युनिटी, ऐसे, ठीक है, कम्युनिटी एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कम्युनिटी एरिया क्या होता है कि दीज आर प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन, सॉरी ऑन एन, ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी वाला है वो क्या होता है, जो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरिया है वो क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड ये किस पे प्रोवाइड कर रहा होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन रिसोर्सेस। एक कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है हमारे पास, प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, मतलब क्या कि स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑन प्रॉपर्टी ओन बाय गवर्नमेंट। तो ये वाला जो प्रोटेक्टेड होगा, जो कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया होगा, वो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है इसमें भी, बट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। बट जब हम कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो प्रोवाइडेड है तो वो क्या कहते हैं आदेश जो आता है वो तो है तो स्टेट गवर्नमेंट का, बट जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एक टाइम से समझ लीजिए कि जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है या फिर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरिया है वो क्या होता है हमारा सेमी गवर्नमेंट टाइप का होता है, बट जो कंजर्वेशन रिसोर्सेज टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसमें क्या होता है ये पूरी तरह से कंप्लीटली गवर्नमेंट सिक्योर होता है, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया की बात करें या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हर जगह पे इन चार टाइप के आपको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज मिलेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन रिसोर्सेज। कंजर्वेशन रिसोर्स एरिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर कंजर्वेशन किया जाता है,
ठीक है। एक कंजर्वेशन होता है और एक प्रिजर्वेशन होता है, दो वर्ड आप समझ रहे हैं। एक कंजर्वेशन होता है, एक प्रिजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन में क्या होता है कि आप क्या कहते हैं सस्टेनेबल मेथड ढूंढ रहे होते हैं। प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि आपका वो क्या कहते हैं वो प्रिजर्व हो गया, अब उसका लाइफ वहीं पे हम उसको कंप्लीटली वहीं पे क्या कहते हैं किसी अदर चीज से उसको इफेक्ट नहीं होने देते हैं। बट कंजर्वेशन में क्या होता है हम उसको एनवायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं, या फिर उसको कहते हैं ऐसे समझ लीजिए कि उसको हम उसके ऊपर जीने के लिए छोड़ देते हैं, बट क्या करते हैं उसको सर्वाइवल के सारे अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, तो आपने समझ गए कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, कितने टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये समझ गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्निफिकेंस की, प्रोटेक्टेड एरिया के सिग्निफिकेंस की बात करूं, सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेनिंग, ठीक है। तो क्या कहता है ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, कि मैंने स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनिंग मतलब बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। फिर क्या कहता है यहाँ पे प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स स्पीसीज फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो हमारे आज के डेट में कहते हैं टाइगर वगैरह है, वो सारी की सारी क्या होते हैं एक्सटिंक्शन की लेवल पे आ चुके हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं उस चीज से वो प्रोटेक्ट कराता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं हेल्प्स इन स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ। क्या करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं हमारे पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कंजर्वेशन प्लेसेस है, इन सब में क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के क्या कहते हैं वहाँ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम उनको स्टडी करनी होती है, तो हमको यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्या कहते हैं रिसर्चर होते हैं वो कहते हैं उन सब जगह पर जाके उनको ईजिली पा सकते हैं, और उनकी स्टडी की भी करते हैं ईजिली पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इवन जैसे कि हमारे पास स्नेक कंजर्वेशन एरियाज है। अगर आपको कहते हैं एक सबसे ईजी एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में एक स्नेक कंजर्वेशन एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्नेक्स को कहते हैं कंजर्व कर रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है उनको, खाना वाना सब मिल रहा होता है। बट उनका यूज क्या होता है जब उनकी स्टडी होती है, जैसे कि एंटी वेनम बनाने की स्टडी हो रही होती है, तो तब क्या कहते हैं हमको ऐसे जंगल में उनको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे जाके हमको वहाँ से क्या कहते हैं उनका वेनम मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, और फिर कहते हैं उसी से हम क्या कहते हैं एंटी वेनम बना लेते हैं। तो कहते हैं हेल्प्स इन स्टडी इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की बात करें, तो जहाँ पे जिस प्रोटेक्शन एरिया में, जिस कंजर्वेशन एरिया में क्या कहते हैं जिस लाइफ फॉर्म की प्रोटेक्शन हो रही है, फिर जो एक रेयरिटी है वहाँ की, वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है, और क्या कहते हैं वो इजी टू स्टडी हो जाता है। हमको कहते हैं हाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंस हो गया, मेजर सिग्निफिकेंस हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि झीलों सॉरी गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पोल्यूशन इन लेक्स एंड रिवर्स। देखिए लेक्स एंड रिवर्स की बात करें हम अगर, तो है तो अल्टीमेटली वो हमारा क्या वाटर पोल्यूशन। तो हमने देखिए इससे पहले भी वाटर पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन में कर रखा है पार्ट 3 में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाइए चेकआउट करिए उस पार्ट को। पार्ट 3 हमारा आ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कहीं पे शो हो रहा होगा आपको। ठीक, तो आप उस थर्ड पार्ट देखिए, उसमें कहते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, पार्ट 2 पार्ट 3 में है वाटर पोल्यूशन के बारे में। अब वो वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो मैं ज्यादा वाटर पोल्यूशन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ज्यादा कि यहाँ पे लेक एंड रिवर के पोल्यूशन में क्या कहता है जो मेजर रोल होता है न्यूट्रिएंट का, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो पोल्यूशन ऑफ लेक एंड रिवर की बात करेंगे, जब पोल्यूशन इन लेक एंड रिवर, तो उसमें क्या होता है जो रोल ऑफ न्यूट्रिएंट है वो बड़ा मेजर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लेक क्या होता है एक छोटा सा एरिया होता है, सपोजिटली कंपेयर टू ओशन तो बहुत छोटा हुआ ना वो। तो लेक क्या होता है एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें कहते हैं वाटर बॉडी होती है एक। उस वाटर बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट क्या कहते हैं वहां पे इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, तो अब जब हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट होता है उसका वो क्या सा होता है हमारे पास फिजिकल
फिजिकल न्यूट्रिएंट की बात करें सबसे पहले हम, ठीक है। तो फिजिकल न्यूट्रिएंट क्या होता है, जैसे कि सॉइल इरोजन हुआ, ठीक है, सॉइल इरोजन होता है कभी कभी। तो सॉइल इरोजन के से क्या होता है, जो कि मिनरल्स होते हैं सॉइल के, ये मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, बॉटम में क्या होते हैं हमारे, सेडिमेंट हो जाते हैं मिनरल्स, सेडिमेंट, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है कि बॉटम में क्या होते हैं हमारे पास, सेडिमेंट हो जा रहे होते हैं। जब हमारे पास मिनरल सेडिमेंट हो रहा होता है, वहां पे मिनरल जमा हो रहा होता है, इकट्ठा हो रहा होता है, धीरे 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 उसका एक्सेस अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। जो सॉइल सॉइल अमाउंट, रॉक की बात करूं, जो सॉइल रॉक हो गए, बहुत सारी जगह, तो वाटर का जो मेन जो हमारे पास न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है, वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वहां पे पोल्यूशन, सॉरी, जब ये सेडिमेंट हो जाता है तो इससे क्या होता है हमारे पास, जो वाटर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है, वो क्या होता है हमारे पास, डिसबैलेंस हो जाता है। जब डिसबैलेंस हो जाता है, वाटर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जब डिसबैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है हमारे पास, लाइफ फॉर्म सर्वाइवल एट रिस्क। तो क्या है कि जब हम फिजिकल न्यूट्रिएंट या फिर फिजिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं लेक्स एंड रिवर्स में, तो क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो जब रिवर की बात करें तो सॉइल इरोजन होता है, रॉक होता है, वहाँ पर रॉक का इरोजन होता है। लेक्स की बात करें तो वहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास, सिल्का होते हैं, क्या कहते हैं हमारे पास, सॉल्ट होते हैं ढेर सारे। तो ये सारी की सारी चीज क्या होती है हमारे पास, वो सेडिमेंट में वहां पे हो जाता है, मिनरल बॉटम में सेडिमेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि वाटर न्यूट्रिएंट में कंसंट्रेशन में डिसबैलेंस हो जाता है, और क्या होता है, ये लाइफ फॉर्म का सर्वाइवल एट रिस्क पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक सॉइल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास, हम हीट, एक हीट बड़ा मेजर इफेक्ट है। जब वाटर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखिए फिशेस तो बहुत हद तक सर्वाइव कर जाती है हीट का, अगर क्या कहते हैं, मैं टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर में अगर चेंजेस, तो फिशेस बहुत ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। पर जरूरी नहीं कि जो भी क्या कहते हैं, जो एक्वाटिक हमारे पास लाइफ फॉर्म है, वो उसको सर्वाइव कर सके। तो इससे क्या होता है कि वहां पे जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लाइफ पे भी डिपेंड, सॉरी, बहुत ही डेवास्टेटिंग इफेक्ट हो रहा होता है जब हीट का हो रहा होता है, ठीक है। तो फिजिकल में हमारे पास एक सॉइल इरोजन की बात हो गया, सॉइल या फिर रॉक इरोजन, सॉइल इरोजन एंड रॉक इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड रॉक इरोजन। अगर वही बात करें हीट की, तो हीट में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी, ये तो हुआ हीट, टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेट्स मैनी कॉमन लाइफ एक्टिविटी, ठीक है, यानी जो कि क्या होता है हमारा, डिसबैलेंस हो जाता है। भले कभी हीट में जो कहते हैं, अगर चेंजेस आते हैं, अनसर्टेन चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, उससे क्या होता है, वाटर बॉडी में कहते हैं बहुत बड़ा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। अब फिजिकल के बाद क्या होता है हमारे पास, केमिकल। केमिकल जो हमारे पास न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, फिर केमिकल जो हमारे पास ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो केमिकल में क्या होता है, जो इतने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, जो केमिकल की बात कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। या फिर समझ लीजिए जो कुछ प्लांट के वेस्टेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या क्या चीजें आ गई, सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा कार्बन, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, देन क्या होता है हमारे पास, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ओके। तो ये इस टाइप के कहते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं ईटीसी कर देते हैं, हम सारे के सारे नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बन, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, डिफरेंट सॉल्ट हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट्स के बारे में लिख देते हैं, थोड़ा डिफरेंट सॉल्ट्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और इनका जब कंसंट्रेशन में चेंज होता है, जब पोल्यूशन होता है, तो इनके कंसंट्रेशन में क्या होता है, एक डिवास्टेटिंग चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस क्या करता है कि लेक एंड रिवर के जो लाइफ फॉर्म्स है, उन पे बहुत ही निगेटिव इफेक्ट हो रहा होता है उनका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। देखिए नॉर्मल से जब न्यूट्रल कंसंट्रेशन पे जो क्या कहते हैं हमारा नॉर्मल लेवल है, उससे अगर कहीं पे भी चेंजेस होते हैं किसी भी चीज में,
केमिकल बोले, फिजिकल बोले या फिर बायोलॉजिकल बोले, उसमें अगर चेंजेस होता है तो क्या होता है, उस वाटर बॉडी के या फिर क्या कहते हैं उस इकोसिस्टम में जो भी लाइफ फॉर्म है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वो अल्टीमेट जब नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होता है तो उस चीज को क्या कहते हैं हम पोल्यूशन कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर लाइफ फॉर्म पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो वो पोल्यूशन है। ठीक, अब जो इनऑर्गेनिक मैटर के बाद हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जो क्या था हमारे प्लांट एंड लाइफ की बात करें, जो प्लांट से हमको क्या मिलता है, एक नाइट्रोजन मिलता है एंड सल्फर। ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड सल्फर भी क्या होते हैं हमारे केमिकल कंपोनेंट्स में आते हैं जो कि पोल्यूशन को क्या कहते हैं मेंटेन करते हैं, क्या कहते हैं पोल्यूशन को कभी कभी क्या कहते हैं ये स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल रीजन्स है हमारे पास, जो केमिकल कंपोनेंट्स है लेक में रिवर में जो कि पोल्यूशन को क्या कहते हैं इंडिकेट कर रहे होते हैं, पोल्यूशन को क्या कहते हैं इंसर्जेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर हो गया या फिर प्लांट लाइफ फॉर्म से हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे मैंने पोल्यूशन के बारे में नहीं बताऊंगा। पोल्यूशन के बारे में मतलब क्या है कि वाटर पोल्यूशन, लेक एंड रिवर पोल्यूशन मतलब वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दे आर अल्टीमेटली वाटर बॉडी ना, तो मैंने वाटर पोल्यूशन के बारे में पहले बता रखा है, आप वो वाले लेक्चर चेक करिए। मैं यहाँ पे खाली बता रहा हूँ कि रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट का रोल क्या है, तो फिजिकल न्यूट्रिएंट या फिर फिजिकल जो कहते हैं हमारे पास कंपोनेंट है लेक में वो बता दिया, केमिकल न्यूट्रिएंट के बारे में मैंने बता दिया। अब जो बायोलॉजिकल है वो उनके बारे में बता, देखिए बायोलॉजिकल एज सच जो लाइफ फॉर्म है दे डजंट एक्ट एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर बात करूं लाइफ फॉर्म्स डजंट एक्ट एज क्या कहते हैं पोल्यूटेंट, यूजली मैं यूजली की बात कर रहा हूं। बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और एनी फंगल और एल्गल ना, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, जब हाई अमाउंट प्रेजेंट होगा तब क्या होता है कि वाटर बॉडी हम एक तरह से बोल सकते हैं बायोलॉजिकल मीन्स से पोल्यूटेड है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे हम, जब बायोलॉजिकल मीन्स की बात करें तो लाइफ फॉर्म कब बायोलॉजिकल मीन्स से फॉर्म पॉपुलेटेड हो रही होती है, पोल्यूटेड हो रही होती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगल और एल्गल चीजें आ रही होती है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा किसी वाटर बॉडी के ऊपर क्या कहते हैं बिल्कुल काई काई जमी रहती है, तो ये सारी चीजें से क्या हुई, बायोलॉजिकल चीजें हुई। बट इससे अफेक्ट क्या होता है, जो उसके नीचे जो क्या कहते हैं लाइट नहीं पास हो रही होती है, लाइट ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो जब लाइट नहीं जा रही थी तो उसके अंडर जो उसके नीचे क्या कहते हैं जो वाटर बॉडी के लोअर रीजन में जो हमारे पास क्या कहते हैं एनिमल्स है या फिर क्या कहते हैं जो हमारे पास प्लांट लाइफ फॉर्म्स है वो सारे के सारे कहते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही होती है, उन तक कहते हैं सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा, तो उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही होती है। जब एनर्जी नहीं मिलती है तो वहां पे क्या कहते हैं वो लाइफ फॉर्म धीरे धीरे वैनिश हो जाती है। तो जब वहां पे वैनिश हो जाती है वो चीज है तो क्या कहते हैं जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें से क्या कहते हैं हमने प्रोड्यूसर निकाल दिया। अब जब प्रोड्यूसर निकाल दिया तो क्या है, तो वहां का इकोसिस्टम सर्वाइव थोड़ी कर पाएगा, वहां पे कोई एक दो चीजें जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगल और एगल चीजें उनके अलावा जो बाकी चीजें वो धीरे धीरे कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, क्या होती चली जाएगी, बैनिश होती चली जाएगी। तो हमारे पास जो हमने क्या करा, जो पोल्यूशन इन लेक एंड रिवर्स के लिए जो क्या कहते हैं इसका न्यूट्रिएंट रोल ऑफ न्यूट्रिएंट था वो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसी के साथ जो हमारा पेपर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है 2016 का। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर कहीं से अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर पूछिएगा। ठीक है, एंड क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो अच्छा है, नहीं पूछना चाहते तो आपने क्या कहते हैं इस टॉपिक से अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अगर आपको किसी और टॉपिक से भी डाउट है तो भी आप हमारे वेबसाइट QT.in पे जाइए, वहाँ पे जाके अपने डाउट्स को आप क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन, हमारे एक्सपर्ट हमेशा ही वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं 24/7। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ जाइए, पूछिए अपने क्वेश्चन को, वहाँ पे अपना सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड जाते जाते बता देता हूँ कि अगर आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करते हैं तो जूलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पे उन सब पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।